ठीक है, तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में जनरल एलिमेंट में समझना भाई, जनरल एलिमेंट की बात चल रही थी। हमने क्या लिया था कि ए आई जे आपका जनरल एलिमेंट है, ठीक है, जो कि आपका एलिमेंट किसका है, ith रो का और jth कॉलम का, ith रो एंड jth कॉलम, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। वो ith रो कहाँ दिख रही है, सबस्क्रिप्ट का पहला लेटर, jth कॉलम कहाँ दिख रहा है, सबस्क्रिप्ट का दूसरा लेटर, ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, अच्छा बता दिया था, ये पहली चीज रो को रिप्रेजेंट करेगी, किस रो का एलिमेंट है, किस कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, नोट डाल के जरा सी बात लिखनी है हम लोगों को कि अगर पिछला वाला मैं वो दिखाता हूं, एक सेकंड, दोबारा बनाना नहीं चाह रहा मैं, इसके अंदर देखना, अगर आपके पास कोई एक रो का एलिमेंट है, इस रो का कोई भी एलिमेंट उठाऊं तो उसका सबस्क्रिप्ट जो है हर जगह पहला सबस्क्रिप्ट का पहला नंबर सेम रखा हुआ है। तो अगर सबस्क्रिप्ट का पहला नंबर सेम है एलिमेंट्स में तो वो एक ही रो का एलिमेंट है। ठीक है, यहां पर देख लो, सबस्क्रिप्ट का पहला एलिमेंट, पहला नंबर क्या है, आई, तो ये ith रो के एलिमेंट है। ठीक है, इसी तरीके से अगर सबस्क्रिप्ट का ये दूसरा कॉलम है तो सबस्क्रिप्ट का जो दूसरा नंबर है वो 2 है हर जगह, 2 हर जगह। ये तीसरा कॉलम है, सबस्क्रिप्ट का दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर हमेशा 3 है। कोई परेशानी नहीं? अच्छा, यही बात लिखनी है। पहला पॉइंट नोट में आपके पास, इफ द फर्स्ट नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट, फर्स्ट नंबर कौन सा जो रो को रिप्रेजेंट करता है, इज सेम इन द एलिमेंट्स, देन दोज एलिमेंट्स आर ऑफ सेम रो, तो वो एक ही रो के एलिमेंट होंगे, दोज एलिमेंट्स आर ऑफ सेम रो। अगर सबस्क्रिप्ट का पहला एलिमेंट है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसका, जैसे मान लो आपके पास A31, A37, A39 ऐसे लिखा है। ठीक है, सारे एलिमेंट नहीं, लेकिन इसके अंदर सबस्क्रिप्ट का पहला एलिमेंट सेम है, तो ये तीनों एलिमेंट कहां से आ रहे हैं, कौन सी रो से, थर्ड रो से, आर एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर लिख दिया जाए AI1, AI2, AI3 सब लिख दिए मैंने, AIN। ठीक है, सब में सबस्क्रिप्ट का पहला नंबर कौन सा है, I। इसका मतलब ये ऑल द एलिमेंट्स हैं, वो तो कुछ थे, ये क्या है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ith रो, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ith रो आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ith रो। इतनी बात में परेशानी नहीं होगी, देखो, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ith रो। दूसरी चीज पर कॉलम के लिए देखेंगे, इफ द सेकेंड नंबर, अगर जो दूसरा नंबर आया है आपके पास, सेकेंड नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट इज सेम इन द एलिमेंट्स, अगर सेकेंड नंबर सेम है देन दोज एलिमेंट्स वो क्या होंगे, उस एक ही कॉलम के होंगे, आर ऑफ सेम कॉलम। अगर सबस्क्रिप्ट का सेकंड नंबर जो है वो सेम है, एलिमेंट ऐसे लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल दूं मैं आपको, A23, ठीक है, A53, A73, ठीक है। अच्छा, अगर मैं और दिखा देता हूं आपको एक और लिख के, अगर आपके पास
ये कौन सी रो चली गई? अरे थर्ड तो कॉलम चल रहा है, 11th रो। तो आप 113 मत लिख देना, ठीक है। आप क्या लगाओगे? कॉमा लगा दोगे। अगर आपके पास रो नंबर या कॉलम नंबर डबल डिजिट में चला जाएगा तो क्या लगा देते हैं? कॉमा लगा देते हैं। 11th रो और थर्ड कॉलम। तो ये सब जो है, क्योंकि सेकेंड नंबर ऑफ द सबस्क्रिप्ट सेम है, तो थर्ड कॉलम के एलिमेंट है, आर एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम। इसी तरीके से अगर लिख दिया जाए कि A1J, A2J, A3J से लेकर आपके पास AMJ, क्योंकि M नंबर ऑफ रोज थी हमारी गिवन मैट्रिक्स में, ये क्या है? आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ jth रो, jth कॉलम, सॉरी, आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ jth कॉलम। वो jth कॉलम के सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। कोई परेशानी नहीं इतनी बात में। नोट का आपका तीसरा पॉइंट, AIJ पे बात कर रहा हूं कि आप तकलीफ में मत आओ। AIJ, ठीक है। मैट्रिक्स जो थी आपके पास, एक सेकेंड, एक मैट्रिक्स थी, इज अ, आपके पास तो बनी हुई है ऊपर ही, मैं तो दोबारा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हम इस पे मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N, ठीक है, इसकी है। तो इसके अंदर M रो और N कॉलम है। तो आपका जो AIJ है, मुझे नहीं पता, शायद मैंने कल बता दिया, ध्यान नहीं आ रहा। AIJ है, इसके अंदर ये क्या बताता है? आपका रो का नंबर बताता है, एलिमेंट किस रो में है, कहां से शुरू होता है रो का नंबर 1 से, और वो कहां तक जा सकता है, आखिरी रो तक। और आखिरी रो कितनी है आपके पास? M। AIJ के अंदर आपको पता है I की वैल्यू कहां से कहां रहेगी, 1 से लेकर, क्या ये कल लिखवाया था मैंने? नहीं लिखवाया ना, ठीक है, ठीक है, I की वैल्यू। अच्छा, J जो है वो कॉलम के नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, लेफ्ट साइड में पहला कॉलम, राइट मोस्ट में लास्ट कॉलम। टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? N। तो J की वैल्यू कहां तक जाएगी आपके पास? 1 से लेकर N तक। कोई परेशानी तो नहीं? और 1 से लेकर N तक तो जा रही है, जहां पर आपको बता दूं I और J नेचुरल नंबर है। ये नहीं कि 1 से M तक तो रियल नंबर भी आते हैं, हम 1.1 ले लें। 1 से M तक तो रियल नंबर भी आते हैं, तो नेचुरल नंबर लिख दिया वहां पर। ऐसे चलता है। क्योंकि I रो नंबर है, तो रो कितनी है उतनी वैल्यू ले सकता है वो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखूं तो इस मैट्रिक्स A के अंदर A M+3 2, हाँ भाई, कौन सी रो हो गई? M+3 रो हो गई है, ठीक है। आपके पास टोटल रो है कितनी? M। क्या ये वाला एलिमेंट आपकी मैट्रिक्स में आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा मैट्रिक्स में, तो कहीं और आप कुछ भी लिखने लगे। इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए का एलिमेंट ही नहीं है, रो नंबर बाहर निकल गया। M+3 लिख दिया ना रो नंबर, रो का मैक्सिमम नंबर I रिप्रेजेंट करता है, M तक जा सकता है, M+3 उससे बड़ा हो गया। चौथा पॉइंट समझना नोट में, क्लियर है ना इतनी बात? सबने लिख लिया? फोर्थ पॉइंट, शुरुआत फिर से यहीं से करूंगा। AIJ को हम रिप्रेजेंट करेंगे कि वो IJth एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A है, ठीक है। अगर आपके पास कभी लिखकर आ गया AIK, तो वो कौन सा एलिमेंट होगा? IKth एलिमेंट, ठीक है। मतलब इसमें ith रो और jth कॉलम, इसके अंदर ith रो और kth कॉलम, IKth एलिमेंट, वही सेम बात, एक के नीचे एक लिखेंगे, ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है। और एक मैं लिख के दिखाऊं आपको, ये KJth
मतलब kth रो आ गई और jth कॉलम आ गया, kth रो और jth कॉलम का एलिमेंट, तो k jth एलिमेंट स्मॉल में है वैसे के, लेकिन मैं स्मॉल बना नहीं पाता हूं ठीक से, वैसे तो एक ये है हर तरफ, के jth सब स्मॉल लेटर में डिनोट होते हैं सब्सक्रिप्ट, के jth एलिमेंट। क्यों बता रहा हूं अभी आएगी बात। तो फिर के एल लिख दिया अगर यहां पर, तो क्या बन जाएगा वो, के एल एथ, कौन सी रो का, के एथ रो का और एल एथ कॉलम का, ठीक है। आपके पास, आप ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये कोई पत्थर पे नहीं लिख दिया गया है कि आप ए आई जे को ही जनरल एलिमेंट मानो। आई और जे तो मैंने नंबर, ये लेटर ले लिए हैं ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि आई की वैल्यू बदलेंगे, जे की वैल्यू बदलेंगे। इस फॉर्मेट में जनरल एलिमेंट लिखा होता है कि एक नंबर यहां और एक नंबर यहां। वो पहले नंबर को मैंने आई बोल दिया, दूसरे को जे। मैं पहले नंबर को आई, दूसरे को के बोल सकता हूं, पहले को के, दूसरे को जे, या आई और जे से आपको नफरत है तो के और एल। आप पहले नंबर को सब्सक्रिप्ट के बोलो और एल बोलो, ये सब के सब जनरल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल दीज प्रेफरेंस लेकिन हमारी ए आई जे रहती है कि अगर कुछ हमें परेशान नहीं कर रहा तो हम ए आई जे लेंगे। ऑल दीज कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट जनरल एलिमेंट। ठीक है, जनरल एलिमेंट। अब कभी आपको जरूरत पड़ी कि आप को दो जनरल एलिमेंट चाहिए, जनरली वो तब होता है जब दो अलग अलग मैट्रिक्स होती हैं, तो एक ए मैट्रिक्स आएगी, एक बी मैट्रिक्स आएगी। तो ए का जनरल एलिमेंट, मैं ए का जनरल एलिमेंट लिख दूंगा ए आई जे, ठीक है, और मैं बी का जनरल एलिमेंट स्मॉल सब्सक्रिप्ट में बी बनाऊंगा, स्मॉल लेटर बी लूंगा, और यहां पर के एल, कि जब आई जे वहां यूज कर लिया तो के एल यहां यूज। ये नहीं कि ये कुछ और आ गया, ये भी जनरल एलिमेंट है, फॉर्मेट तो वही है, सब्सक्रिप्ट लगा हुआ है, के की वैल्यू 1 से m तक, एल की वैल्यू 1 से n तक, आई जे कर लो, ये कर लो। तो अगर एक से ज्यादा मैट्रिक्स आपके पास आ जाती हैं, इसका मतलब आपको एक से ज्यादा जनरल एलिमेंट चाहिए, तो आप अलग अलग तरीके से, ठीक है, आपकी मर्जी है, आई जे के एल एम एन तो हम यूज कर चुके हैं ऑर्डर के लिए, ठीक है, आप कुछ और कर लो उसके अंदर, पी क्यू कर लो। सी मैट्रिक्स आ गई आपके पास, आपने स्मॉल सी के साथ यहां पर क्या लगा दिया, पी क्यू, ठीक है। तो अगर डिफरेंट मैट्रिक्स हम लेते हैं तो डिफरेंट तरीके से जनरल एलिमेंट लिख सकते हैं। आपका दिल नहीं है कि नहीं हम तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, आप ऐसे ही लिख लो, ठीक है, बी आई जे, उधर ए आई जे है, इधर बी आई जे है, ठीक है। आपको अलग अलग के हमें अलग अलग देखना है तो आप अलग अलग लिख लो, आपको एक जैसा देखना है तो आप एक जैसा, उसे भी ए आई जे, आई जे एलिमेंट, क्योंकि फॉर्मेट पे देखना है सिर्फ आपको कि स्मॉल लेटर और सबस्क्रिप्ट में दो नंबर, वो दो नंबर को आप इंग्लिश अल्फाबेट से दिखाना चाह रहे हो, आप आई जे और के एल से दिखाना चाह रहे हो, अच्छी बात है। अब दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं, आई जे और आई जे से दिखाना चाह रहे हो, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं होती। जब मैं कहूंगा कि हाँ अब हमें अलग की ही जरूरत है, तब हम अलग लेंगे, ठीक है। जब प्रूफ में होता है जनरली वो आपके पास आई जे वाई जे आप यूज नहीं करोगे, ये तो 1 1 2 1 ऐसे लिखा होगा, कोई परेशानी की बात नहीं। तो ये भी यूज हो सकता है, आप ये भी यूज कर सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है यूज करना, और ये भी यूज कर सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है यूज करना, अकॉर्डिंग टू द नीड, कोई परेशानी तो नहीं इसके अंदर। हाँ 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 हाँ, तब तभी लेते हैं वो एक जैसा, बिल्कुल तभी लेते हैं जब सेम पोजीशन लेनी हो आपको। सेम पोजीशन जनरली एडिशन में होता है कि 1 1 वाला 1 1 से ऐड होता है, तो आई जे और आई जे लेंगे, बिल्कुल सही बात है। जब आएगा तब बताता हूं उस पर। ठीक है, ये लिख लिया, ये जनरल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। 4.2 है आपके पास। पांचवा पॉइंट,
5वां पॉइंट, इन शॉर्ट, ये बहुत काम का पॉइंट आपके लिए। इन शॉर्ट, द मैट्रिक्स, पहले सी की बात करनी है। द मैट्रिक्स ए इज रिप्रेजेंटेड एज, ए तो आपके सामने बनी हुई है पहले ही, ठीक है, जब तक कि जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरी मैट्रिक्स की, ठीक है, तो मैं आपसे नहीं कहूंगा कि वो m/n को दोबारा से मेहनत करो उतनी, ठीक है, क्योंकि मैं तो कॉपी पेस्ट कर लूंगा, आपके लिए बहुत तकलीफ हो जाएगी, उधर सेलेक्ट करके इधर पेस्ट, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करी जाती है, ये काम का रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही लिख कर आएगा आपके पास एग्जाम में कि अगर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से कौन सी है जो बनाई थी बड़ी मैट्रिक्स, किस ऑर्डर की थी वो, m×n की, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। a इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट लगाया और जनरल एलिमेंट लिखा जाएगा। हमने क्या लिया जनरल एलिमेंट, ij, ठीक है, और कितना ऑर्डर था m, ये सिंपल ब्रैकेट है, अगर आप कोई चीज यहां मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, लिखा गया है, ये मैट्रिक्स नहीं बनाई है, ये रिप्रेजेंटेशन है कि a नाम की मैट्रिक्स में जो जनरल एलिमेंट है उसकी शक्ल ऐसी है, aij के नीचे सबस्क्रिप्ट लगे हुए हैं, ठीक है, और m×n ऑर्डर की है, जहां पर i की वैल्यू कहां से कहां जाएगी भाई, 1 से लेकर m तक, और j की वैल्यू 1 से लेकर n तक, ठीक है। i और j कैसे होंगे, नेचुरल नंबर, और aij जो एलिमेंट होगा वो कहां से आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर से, जो भी एलिमेंट आप भरोगे वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर ईच ij, कि aij जो है वो कहां से आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर से, चाहे i और j की कुछ भी वैल्यू हो, i और j की वैल्यू बदलने से होता क्या है, तो अलग अलग एलिमेंट आता है, अलग अलग एलिमेंट आएगा, लेकिन वो एलिमेंट की वैल्यू कहां से ली जाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर से। कोई परेशानी तो नहीं है। कब, जब सिर्फ क्या लिखा है यहां पर, मैट्रिक्स। अगर यहां लिख दिया जाता रियल मैट्रिक्स, अगला पॉइंट लिखवाऊंगा मैं, तो ये सेट बदलता, सिर्फ कहां से आता है, ये रियल नंबर से। बात समझ में आ रही है नहीं, पहले तो इसको लिखो फिर रियल का बताता हूं। अंदर यहां पर जो चीज लिखी जाती है, ये यहां पर हमेशा आप जनरल एलिमेंट लिखोगे, जनरल एलिमेंट का मतलब ij, kl, ik, kj, जो चाहे वो आपकी मर्जी है। 1 नहीं लिख सकते आप, 1 स्पेसिफिक एलिमेंट हो जाता है। क्योंकि आई और जे गिनती है तो नेचुरल नंबर के सेट से हैं वो, aij एलिमेंट है, मैट्रिक्स का एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से आएगा। और कौन सा एलिमेंट आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, हर एलिमेंट, हर एलिमेंट का मतलब आप ij की जो चाहे वैल्यू लो, इनमें से जो चाहे वैल्यू लो, फॉर ईच ij, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से उठाओगे। ये इंग्लिश नहीं है, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, और ऐसे ही आपका एग्जाम IIT तो मैथमेटिकल लैंग्वेज ही लिख के देता है। आपको कंफर्टेबल होना है मैथमेटिकल लैंग्वेज में, घबराना नहीं इसको दिया, अभी तो पहली बार देखा, धीरे धीरे दोस्ती होती है इन सबसे। क्या लिख दिया है, कुछ नहीं लिखा, ij को डिफाइन किया है, फिर पूरे aij को डिफाइन किया है, ठीक है। इसी में पे 6th पॉइंट, इफ a इज अ रियल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बात अंडरलाइन करने की, यहां पे क्या लगा दिया इन्होंने, रियल ऑफ ऑर्डर m×n। सिर्फ फर्क कितना आएगा देखो, a जो है आज भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है aij m×n से, ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि जनरल एलिमेंट आपका ij है, तो i की वैल्यू 1 से लेकर m तक और j की वैल्यू 1 से लेकर n तक। और जहां पर 1 से लेकर जनरली नेचुरल नंबर ना भी लिखा हो तो नोन है कि भैया गिनती है, तो गिनती तो नेचुरल नंबर ही चलेगी। हाँ भाई, चेंज क्या है इसके अंदर, मैट्रिक्स रियल है, ये जो aij जो एलिमेंट है, एक एक एलिमेंट कहां से आएगा, रियल नंबर के सेट से, ठीक है। aij वेयर aij
कुछ नहीं दिया है तो कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल मैट्रिक्स लिखा है तो ये फॉर ईच आई जे, अलग अलग आई जे के लिए अलग अलग आपके पास एलिमेंट मिलेगा, वो सारे एलिमेंट आ रहे हैं रियल नंबर के सेट से। अब क्योंकि रियल मैट्रिक्स लिख दिया, और अगर वो लिख दें कि इंटीग्रल मैट्रिक्स, इंटीजर से, समझ गए हो बात, अब तो कोई परेशानी नहीं है। 7वां पॉइंट, द मोस्ट कॉमन मैट्रिक्स used is of order 3/3। यही यूज होगी अगर उन्हें मैट्रिक्स बना के देनी है आपको, मैट्रिक्स पे ऐसी चीजें करवानी है जिसमें एलिमेंट के इस्तेमाल हो रहे हैं। एक चीज होती है मैट्रिक्स की एनालिसिस, उसमें वो कितने ऑर्डर का पकड़ा दें, 1000 × 1000 का पकड़ा दें, कोई मतलब नहीं, आपको खोलनी नहीं मैट्रिक्स, आपको सोचना है उसमें क्या होना है। लेकिन अगर उन्हें मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट टू एलिमेंट ऑपरेशन करवाने हैं, कुछ होते हैं ऐसे ऑपरेशन, तो वो मैक्सिमम 3×3 की देंगे। ठीक है, तो आईआईटी में जनरली क्या सारे क्वेश्चन आज तक 3×3 या 2×2 के आए हैं। ठीक है, या 2×3, 3 से बड़ा नहीं किया ऑर्डर। हम m की इंटू n इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने जब आपसे एनालिसिस करवाई थी, 2 क्वेश्चन आए शायद आज तक ऐसे कि जिसमें एलिमेंट का रोल नहीं था, मैट्रिक्स पे एनालिसिस करनी थी, तो उन्होंने m×n का ऑर्डर लिखा है उसके अंदर, या n×n ही सीधा। तो वो भी आना चाहिए कि ये नहीं कि ज्यादा ऑर्डर देखा कि हम तो सिर्फ मैट्रिक्स को जब डिब्बे में देख पाते हैं तभी इमेजिन कर पाते हैं, ये नहीं रखना है। अगर डिब्बे में देख के ही सारी चीज इमेजिन हो रही है तो मुश्किल हो जाएगा। जो चीजें वहां देखनी है वो वहां देखेंगे, आपको सोच के रखना है कि हाँ कितनी भी बड़ी हो सकती है। तो ए मैट्रिक्स को मैं डिफाइन कर रहा हूं भाई। हाँ भाई, यहां पर आया आपके पास 3×3 की जो मैट्रिक्स बनेगी, एलिमेंट A11, A12, A13, कोई तकलीफ तो नहीं? ठीक है, A21, A22 सबसे कॉमनली यूज्ड ये है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही आएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही आएगी। कई क्वेश्चन आए हैं जिसके अंदर 3×1 की मैट्रिक्स है, 3×1 की। आप आईआईटी का पेपर, हाँ एक उसके अंदर बात बताता चलूं कि भाई प्रीवियस ईयर के पेपर की किताब है कोई जेईई एडवांस की आज तक ली? पिछले वालों ने तो ले ली होगी, दिशा वाली, दिशा की तो सब सस्ती किताब है। जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर के 43 ईयर्स के पेपर की आ रही है अब 2020 तक, 1978 टू 2020। आपको ये किताब लेके रखनी चाहिए, आपको ये रोज देखनी चाहिए जिस चैप्टर में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। आपको आदत पड़ेगी कि आईआईटी क्या लैंग्वेज लिखता है। बहुत खराब लैंग्वेज लिखते हैं वो लोग, मतलब आसान नहीं लिखते हैं, अच्छी लिखते हैं लैंग्वेज, मैथमेटिकल लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इसी को अगर आपको, ये तो पूरी मैट्रिक्स दिखा दी मैंने, लेकिन शॉर्ट में जो रिप्रेजेंटेशन है क्या लिखूंगा, आज भी रहेगा तो AIJ, ऑर्डर कितना 3×3, आई की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक, जे की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक। ठीक है, IJ नेचुरल नंबर पता है, लेकिन AIJ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मैंने लिखा कि वो रियल है क्या? नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स। ये वो मैट्रिक्स है जो आप बार बार यूज करोगे। इसी पे हम ऑपरेशंस भी पढ़ेंगे ज्यादातर, जो हमें, जिसमें जरूरत पड़ती है मैट्रिक्स के डिब्बे की। जिसमें नहीं पड़ती उसमें तो फिर आपको इसका यूज। ठीक है, समझना बात। एक मैं आपके सामने ना एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं। एग्जाम्पल क्या मतलब, मान लिया S कोई सेट है, S ऐसे बहुत कॉमन डिनोशन है ऐसा क्वेश्चन आने का। S कोई सेट है जिसका एलिमेंट है A = AIJ 3×3। आपने सेट के अंदर फॉर्म पढ़ी है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। मैं सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहा हूं। सेट बनाया जा रहा है नंबर भर के नहीं, क्या भर के बनाया गया, मैट्रिक्स भर के। मैट्रिक्स भर के, एक मैट्रिक्स, दूसरी मैट्रिक्स, तीसरी मैट्रिक्स। ठीक है,
जहां पर Aij बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो एस सेट है, आप इसके बारे में क्या बोलोगे कि ये सेट ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिक्स है। भाई अगर आपने 3x3 मैट्रिक्स लिख दिया और एलिमेंट कहां से उठाए, कॉम्प्लेक्स नंबर से, कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं, इनफाइनाइट मैट्रिक्स। तो ये सेट ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिक्स लिखा हुआ है, एस इज सेट ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिसेस। ठीक है, इसको और कैसे दिया जा सकता है, देखना भाई, समझना बात एक से। S इज इक्वल टू A इज इक्वल टू ये शॉर्ट लिखा था, ये भी तो मैट्रिक्स ही लिखी थी इन्होंने, ये पूरी मैट्रिक्स लिख दी। ठीक है, जहां पर A, B, C और D किसको बिलोंग करते हैं, रियल नंबर को। तो ये क्या बन गई, रियल मैट्रिक्स। क्या है ये, S क्या है, S इज सेट ऑफ ऑल 2x2 रियल मैट्रिसेस। इज, ये जो S है, सेट ऑफ ऑल 2x2 रियल मैट्रिसेस। बात समझ में आ रही है। ऐसे भी हो जाएगा, ये शॉर्ट दे दिया, ये पूरी मैट्रिक्स लिख दी। इसका मतलब इस सेट का एक एक एलिमेंट एक मैट्रिक्स है। और आपको मैं दिखा दूं इसके अंदर कि ऐसे है, ये रोस्टर फॉर्म दिखा रहा हूं, बना तो सकता ही नहीं मैं। लो एक और पढ़ दूं भाई, जितने रियल नंबर आएंगे उतनी मैट्रिक्स बन जाएंगी। कितनी मैट्रिक्स बननी है, इनफाइनाइट। उन सबको आपको किस में बंद करना है, सेट में। तो जब इनफाइनाइट एलिमेंट्स का सेट आता है तो सेट बिल्डर फॉर्म का ही तो यूज करते थे, वही यूज करिए। ये सच दैट लगा होता है ना बीच में, एक सच दैट बोला था आपसे, सेट तो लिख दिया था मैंने इसीलिए कि ये प्री रिक्विजिट है सेट आपका। कोई तकलीफ नहीं, सेट भी देखना सीख गए इसका। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन जल्दी जल्दी लिख लो। ये उसका मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया कि ऐसे लगी होंगी मैट्रिक्स। सेट में तो आप कुछ भी भर सकते हो, सेट तो एक कलेक्शन है। अच्छा, आ जाऊं क्वेश्चन पे, एक छोटा सा क्वेश्चन कर ले। एक्सपैंड मतलब पूरी मैट्रिक्स लिखनी है, शॉर्ट फॉर्म दे रहा हूं, एक्सपैंड मैट्रिक्स A इज इक्वल टू I स्क्वायर J क्यूब 2x3। ये पता नहीं क्या लिख दिया। मैट्रिक्स बना के लानी है। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2x3 की। सॉल्यूशन को मैं बात करता हूं कि यहां भरूंगा मैं 2x3, 2 रो और 3 कॉलम आप भरवाओगे। पहला एलिमेंट, अभी नहीं समझ में आ रही बात, कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन है, परेशानी नहीं। मुझे बताओ, शॉर्ट फॉर्म जब लिखी जाती है तो ये डिब्बे में क्या लिखा जाता है, जनरल, जिसका नाम हम जनरली क्या बोलते हैं, Aij। उसकी जगह इन्होंने कुछ और लिख दिया। इसका मतलब इन्होंने Aij की जो वैल्यू दी है वो आपको कितनी दी है, I स्क्वायर J क्यूब। Aij की वैल्यू दी है। Aij इज अ फंक्शन ऑफ I एंड J, फंक्शन ऑफ I एंड J, मतलब I और J की वैल्यू बदलोगे आपका अलग अलग एलिमेंट निकल आएगा। तो अगर मुझे ये वाला एलिमेंट लिखना है, पहली रो और पहले कॉलम वाला, इसका मतलब कि मुझे A11 लिखना है, मतलब I की वैल्यू भी 1 पुट करनी है और J की वैल्यू भी 1 पुट करनी है। तो A11 अगर यहां से लिख लूं मैं, तो यहां पर 1 का स्क्वायर इंटू 1 का क्यूब कितना आ जाएगा भाई, 1।
और अगर A12 लिखना पड़ जाए, A12 का मतलब I1 पुट किया है और J2 पुट किया है, तो 1 2 का क्यूब कितना 8 लिख लेंगे। अब हो जाएगा। अगला वाला बिल्कुल तैयार बैठा 27 होने को, है ना। ऐसे सोचना है। अब अगर मैं नीचे जाऊंगा तो J तो बदलेगा नहीं, और J की वजह से आंसर कितना आया है 1। पिछले वाले में यहां पे तो I1 था ना, अरे यहां पे I1 था ना, ठीक है, तो J की वजह से आंसर कितना आया 1। अब मुझे बताओ, यहां पे I बदल के 2 हो गया, तो I का क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो I की वजह से ये 4 से मल्टीप्लाई होकर लिख जाएगा नीचे, कितना आ जाएगा 4। ये 4 से मल्टीप्लाई होकर कितना 32, ये 4 से मल्टीप्लाई होकर कितना 108। I इज इक्वल टू 1 यहां पर I इज इक्वल टू 2 रहेगा, यहां पर आपका J इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू। आपको परेशानी हो रही है, कोई घबराहट नहीं, आप क्या करो कि एक एक वैल्यू पुट करके निकाल लो, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। एलिमेंट कितने आएंगे 6, तकलीफ की बात ही नहीं है। एक और सिंपल क्वेश्चन दो, if a matrix has 12 elements, then what are the possible orders it can have? क्या क्या ऑर्डर हो सकता है? ले तो कितने आएंगे ऑर्डर, 4-5 ऐसे नहीं है 4-5 तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ऑप्शन में 4 भी लगाए और 5, कितने आएंगे 6 पॉसिबल ऑर्डर्स। बहुत बढ़िया, 6 पॉसिबल ऑर्डर। क्या क्या ऑर्डर आएगा? 1 into 1 में 12 एलिमेंट कैसे भरोगे? 12 एलिमेंट भरने ना, ठीक है, 12 एलिमेंट 1 into 12, फिर 2 into 6, एक एक करके करेंगे, ठीक है, फिर 3 into 4, और ये 4 into 3 और 3 into 4 एक चीज नहीं है, वो 3 रो और 4 कॉलम, वो 4 रो और 3 कॉलम, इसमें भी 12 एलिमेंट 12 एलिमेंट 12 एलिमेंट 12 एलिमेंट भर जाएंगे। अगला वाला फिर 6 into 2 और फिर 12 into 1, ठीक है। किसी के अंदर ऐसा तो नहीं आ रहा कि 18 into 2/3 कर दूं, ऐसे महान काम तो नहीं हो रहे। 2/3 रो तो नहीं बना पाऊंगा मैं, कॉलम 2/3 कॉलम, 2/3 कॉलम नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये पॉसिबल ऑर्डर है। तो अगर आप शक्ल देखो इसकी, तो एक रो है और 12 कॉलम है, ये ऐसे करके दिखेगा, ऐसी तो आएगा। इसके बारे में बताओ, 2 रो और 6 कॉलम, ऐसे करके, ठीक है, 4 रो आनी है, अब ऐसे आएगा कुछ, ठीक है, 1 2 3 4 रो 3 कॉलम, वो 6 रोज और कितने 2 कॉलम, 1 कॉलम यहां और 1 कॉलम यहां, और वो 12 रो और अकेला कॉलम, ऐसी तो आएगा ना, 1 कॉलम। अब वो एलिमेंट क्या है वो तो मतलब ही नहीं है अभी। क्लियर है इतनी बात कि कैसे पॉसिबल ऑर्डर निकल सकते हैं। अब आपका थोड़ा सा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का इम्तिहान हो जाए, ठीक है। किस बच्चों ने पढ़ा है कि इन्होंने नहीं पढ़ा है, अभी फौरन पता चल जाएगा। पढ़े तो, अब ना पढ़ेगी तो उस चैप्टर में बात ही नहीं है। 4 बार भी किसी ने पढ़ लिया तो भी जरूरी नहीं है समझ में आ रहे, किसको समझ में आया किसको नहीं आया। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नाम का एक चैप्टर बेटा 11th क्लास में था,
था, पढ़ा है? पढ़ा ही नहीं है। 11वीं क्लास का पूरा चैप्टर ही गायब कर दिया। फंक्शंस पढ़ लिया आप लोगों ने? फंक्शंस पढ़ा। फंक्शंस के अंदर नंबर ऑफ फंक्शंस का टॉपिक है एक, है ना? नंबर ऑफ फंक्शंस का टॉपिक नहीं है। वीडियो नहीं देखी? कैसे पढ़ा फंक्शन? नंबर ऑफ फंक्शन टॉपिक है ना, उसके अंदर जो नंबर ऑफ फंक्शन निकाले हैं, वो जो मेथड लगाए हैं, वही तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के मेथड है। उसके बिना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। S इज इक्वल टू, देखना भाई क्वेश्चन, मैं तो सेट बना रहा हूं। AIJ 3x4, AIJ belongs to the set. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खास बात है कि स्पेसिफिकली मैंने, क्योंकि मेट्रिसेस लास्ट ईयर मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड जो क्वेश्चन थे मेट्रिस के, वो नहीं पढ़ाए थे। ठीक है, मुझे अंदाजा नहीं था कि वो IIT में एक बार आया था और JEE मेंस ने लाइन लगा दी इस बार। ठीक है, तो JEE मेंस तो कभी नहीं पूछता था, तो हमने कहा अच्छा पढ़ाने पड़ेंगे। इसलिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया, उसके अंदर खास तौर से सेट बेस्ड क्वेश्चन कराए हैं अलग से, कि कैसे आपको सेट बेस्ड पे सोचना है, इसी के लिए। वरना वहां सेट बेस्ड क्वेश्चन थोड़ी आता परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। एक सेकंड, ये क्या लिख दिया? मॉड्यूलस ऑफ एस। मॉड्यूलस क्यों पूछूंगा? सेट का मॉड्यूलस कैसे निकालोगे? सेट का मॉड्यूलस निकाल सकता है क्या कोई? मुझे भी सिखा दो। डिटर्मिनेंट ऑफ एस, सेट का तो डिटर्मिनेंट भी नहीं निकलता। मैंने कहा था सेट तो पढ़ा होना चाहिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये पूछ रहा हूं मैं, ये तो पढ़ा है। कार्डिनैलिटी को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, सेट में ही पढ़ाया था 11th क्लास में। कैन बी रिप्रेजेंट एज दिस और दिस। खैर उसकी आपको परेशानी नहीं है। जैसे ही IIT ने ये लगाया, उसने लिख के दिया वेयर दिस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। वो तो आपको लिख के देंगे, वो कंफ्यूजन नहीं छोड़ते। तो सेट एस के नंबर ऑफ एलिमेंट पूछने हैं, कितने एलिमेंट हैं उसमें। इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है ये नहीं पूछ रहे, वो सेट एस में कितने एलिमेंट है ये पूछ रहे हैं। सेट एस का एलिमेंट कौन है? सेट एस का एलिमेंट AIJ है। सेट एस का एलिमेंट है A। सेट एस में आ रही है मैट्रिसेस, तो वो ये पूछ रहे हैं कि सेट एस के एलिमेंट बताओ, मतलब कितनी मैट्रिसेस बना सकते हो अगर आप जो है एलिमेंट इस सेट से उठा के डाल रहे हो। 4 ही तो नंबर है सिर्फ, इस सेट से उठा के एलिमेंट डाल रहे हो, कितनी मैट्रिसेस बना सकते हो। हाँ अलग लगी है, सेम तो 1 1 1 1 1 1 1 लिख के तो कितनी भी लिख दो। दूसरी बात ये है कि सेट की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि अगर कोई एलिमेंट एक जैसा आ जाए तो अपने आप गायब कर देगा। मैथ्स परफेक्ट चलती है एकदम, कोई परेशानी नहीं कर। कोई ऐसा होशियार दिमाग लगाने लगे मैं तो एक एक करके 10 लिख दूंगा। कार्डिनैलिटी नहीं निकल सकती फिर उसकी। कार्डिनैलिटी की डेफिनेशन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट इज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ सेट। अब यहां पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत अच्छा काम आता है। आपसे तो नहीं होगा ये मुझे पता है, तो आप परेशान भी मत हो। तो ये अलग मैट्रिक्स बनेगी कैसे? हाँ अलग अलग तरीके से, कि 3/4 की मैट्रिक्स है आपके पास। ठीक है, ये A11, A12, A13 और यहां पर A14। ठीक है, इनकी आप अलग अलग, जैसे एक बार ये चारों में 0 डाल दिया, नीचे कुछ और भर दिया, एक बार चारों में 1 कर दिया, एक बार 2 कर दिया, एक बार 3 कर दिया, एक बार इसमें 0 1 2 3। जैसे जैसे आप एलिमेंट को अलग अलग वैल्यू असाइन करते जाओगे, वैसे वैसे डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स बनती जाएंगी। तो ऐसी कितनी डिफरेंट मैट्रिक्स बनेंगी, वो सारी जितनी भी बनेंगी वो इस सेट के अंदर आएंगी, और इस सेट के अंदर वही नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा
तो अब कितनी डिफरेंट मैट्रिक्स बना सकते हैं, एक एक करके। एलिमेंट्स ऑफ सेट एस आर मेट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/4, ये तो है वो 3/4 के, ये एलिमेंट है। तो जितनी आप डिफरेंट मैट्रिक्स बना लाओगे इन 4 नंबर से, उतने एलिमेंट आ जाएंगे आपके सेट एस में। ठीक है, अब कितनी डिफरेंट मैट्रिक्स, डिफरेंट मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि एलिमेंट बदल रहा है। अब मैं आपके सामने बात लगाता हूं कि भाई एलिमेंट होंगे A11, मैट्रिक्स नहीं लिख रहा, A12, A13, A14, A15 आएगा क्या आगे, A21, A22, ऐसे तो लिखते ही चले जाएंगे। और आपको पता है यहां पर आएगा आपके पास A33 और फिर A34। कितने एलिमेंट आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स 12 एलिमेंट्स, 12 एलिमेंट्स, कोई परेशानी नहीं। ये एलिमेंट है तो ये AIJ ही, भाई AIJ हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये एलिमेंट की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, AIJ आपकी कॉपी में लिखा है, क्या क्या हो सकती है वैल्यू, 0 1। इसका मतलब इसके पास कितनी चॉइस है, 4 चॉइस है। कितनी हो गई, 4 चॉइस। फिर इस एलिमेंट से पूछने गए, इसके पास भी कितनी चॉइस है, 4 चॉइस है, कि भाई ये भी तो उन्हीं में से लेगा एलिमेंट, उन्हीं 0 1 2 3 में से। इसके पास भी कितनी है, 4 चॉइस है। अब जब सबके पास 4 चॉइस हैं, 4 चॉइस, implies that each EIJ has 4 choices। ठीक है, तो कितने तरीके से AIJ सेलेक्ट हो सकता है, तो 4 × 4 × 4 × 4, कितनी बार कर दूं, 12 बार, 12 बार, 12 टाइम। ये क्या चीज आई मेरे पास, नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितनी आ गई, 4 की पावर में 12। कितना बड़ा, इतनी मैट्रिसेस बना सकते हो सिर्फ उन 4 नंबर से, सिर्फ उन 4 नंबर से, 4 की पावर 12। ये आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई क्यों करते हैं भाई, तो उसका बेसिक है मल्टीप्लिकेशन रूल, कि ये इसको भी भरना है आपको, इसको खाली थोड़ी छोड़ सकते हो, इसको भी भरना है। ठीक है, अगर सक्सेसिवली काम हो रहा हो एक के बाद एक लगा हुआ तो मल्टीप्लिकेशन होता है। इसको भी भरना है, 4 तरीके, उसको भी भरना है, फिर उसको भी भरना है, लगातार चलता जा रहा है। एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन, एंड तो आप जानते हो। तो हर एलिमेंट के पास 4 चॉइस है, हर एलिमेंट के पास 12 के 12 एलिमेंट पे 4 चॉइस है। वो तो अच्छा हुआ, अच्छा तो मैंने 3/4 लिखा है, मैं इसे M × N लिख देता अगर, तो कितना मजा आता। तो 12 की जगह MN निकलते, तो 4 की पावर में MN आता। फिर ध्यान से, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज है, बिल्कुल सिमिलर, तो काउंटिंग प्रिंसिपल है बल्कि उसका, C और P तो यूज ही नहीं किया है कहीं। हर एलिमेंट के पास 4 चॉइस है, और ऐसा नहीं होगा मैट्रिक्स में कि अगर इसने 1 ले लिया तो वो 1 नहीं ले सकता, ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि एक एलिमेंट अगर 1 हो गया तो दूसरा एलिमेंट 1 नहीं होगा। रिपीटेशन पूरी तरीके से अलाउड है। हर एलिमेंट के पास 4 चॉइस हैं, तो टोटल तरीके से जो आप एलिमेंट भर सकते हो वो 4 की पावर 12 है। और जितने डिफरेंट तरीके से एलिमेंट भर लोगे उतनी डिफरेंट मैट्रिसेस मिलेंगी। तो 4 की पावर 12 ऐसे ही लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ मैट्रिसेस, नंबर ऑफ वेज, मतलब ये क्या चीज थी मेरे पास, तो मेरे पास नंबर ऑफ वेज द एंट्रीज कैन बी सेलेक्टेड। और जितने तरीके से आप एंट्री सेलेक्ट कर सकते हो मैट्रिक्स की, उतनी ही मैट्रिक्स बन जाएंगी,
क्योंकि हर डिफरेंट तरीका है, डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स आएगी। तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स, ये तो बिल्कुल सिंपल, ये तो बिल्कुल समझ लो बेसिक सिंपल क्वेश्चन है इसका। ठीक है, अभी ना टाइप ऑफ मैट्रिक्स आ जाती हैं। जैसे मान लो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अब उसकी एक कंडीशन है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगी। ठीक है, तो अब वो ये पूछेंगे कि ये सब तो ठीक है, ए जो है सिर्फ 3/4 की मैट्रिक्स नहीं है, वो सिमेट्रिक भी है साथ में, तब बताओ कितनी आएंगी। ठीक है, वो डायगोनल मैट्रिक्स है, तब बताओ कितनी आएंगी। एक और कंडीशन लगा के, एक और कंडीशन तो कंडीशन के हिसाब से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना पड़ता है, फिर उसी पे आते हैं क्वेश्चन मेनली। इस पे नहीं कि सिर्फ नंबर ऑफ मैट्रिक्स पूछ लिया आपसे, ये तो बिल्कुल सिंपल कि हर एक पे बाद 4 4 चॉइस, कोई कंडीशन नहीं, कोई भी एलिमेंट ले सकता है। कभी ये आ गया, अगर मैं यही कंडीशन लगा देता कि पहले कॉलम में 0 नहीं आ सकता, तो इसके पास 4 चॉइस रह जाती क्या? 3। और इसके पास 3। बाकी सब पे कितनी होती? 4 चॉइस होती। तो इसका मतलब 4 तो आता 9 बार और 3 कितनी बार आता? 3 बार। बदल जाती है पर बात। अब बढ़िया चीज शुरू हो गई आपके पास, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। पहली टाइप आपके पास जो आती है, तो ये सिंपल चीज, रो मैट्रिक्स, और इसको हम रो वेक्टर भी बोलते हैं। मैट्रिक्स असल में वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होती है। अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें उसका आपकी, ये तो रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर, तो क्या है ना कि आईआईटी ने पर 2012 में क्वेश्चन दिया है, जैसे रो मैट्रिक्स है वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स भी होगी, उसको क्या बोलते हैं? कॉलम वेक्टर बोल देंगे साथ। तो आईआईटी ने लिख के दिया है कि वेयर एम इज अ कॉलम वेक्टर। अब अगर आपको नहीं पता हो कि कॉलम वेक्टर और कॉलम मैट्रिक्स एक ही चीज है, तो मैट्रिक्स के क्वेश्चन में आप ये सोचते रहोगे कि ये वेक्टर कहाँ से आ गया, वेक्टर कहाँ से? ठीक है, तो वो सेम नाम है। ठीक है, अच्छा क्या चीज होती है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक रो हो और कॉलम कितने भी हो, रो कितनी हो? एक, और कॉलम कितने भी हो, तो वो कहलाती है रो मैट्रिक्स। तो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, अ मैट्रिक्स having exactly one row and any number of columns is known as लिख देता हूँ, रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। के का मतलब नोन एज, रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। ठीक है, तो देखना एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 3 5 6। कितनी रो है इसकी? 1 क्रॉस 4। ये अपने आप में क्या इज अ रो मैट्रिक्स। इज अ रो मैट्रिक्स। ठीक है, क्या कर देते हैं वेक्टर के लिए? आपने वेक्टर पढ़ा है क्या थोड़ा सा? क्या आपको पता है कि के कैप नाम की चीज आती है उसके अंदर? ठीक है, अब कभी उन्होंने क्या किया कि वेक्टर ऐसे करके रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि ये आई कैप का कोफिशिएंट, ये जे कैप का कोफिशिएंट, ये के कैप का कोफिशिएंट। तो एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी वी वेक्टर को।
इसलिए होने लगता है, लेकिन आपको उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, इसी में अच्छा बात हुई इसी कि A इज इक्वल टू, मैं शॉर्ट में अब दिखा रहा हूं, ए आई जे एम क्रॉस एन इज अ रो मैट्रिक्स। कब होगी भाई ये रो मैट्रिक्स? हाँ, आई तो वैल्यू m की वैल्यू 1 हो जाए, रो मैट्रिक्स इफ m इज इक्वल टू, अगर m की वैल्यू 1 हो गई तो एक रो बची उसके अंदर, तो i अपने आप 1 हो गया। ठीक है, तो यहां पर छोटी सी बात कौन, अगर कोई आपसे ऑर्डर पूछ ले, ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स कितना होगा, 1 क्रॉस है, बिल्कुल बढ़िया, 1 क्रॉस रो मैट्रिक्स बता दिया उसने, आपको नंबर ऑफ रोज बता दिया, 1 क्रॉस एन का ऑर्डर है, जहां पर n की कोई भी नेचुरल नंबर वैल्यू हो सकती है, कोई हमें उससे मतलब नहीं। पहला हुआ, पहली चीज हुई रो मैट्रिक्स। दूसरा समझ चुके हो आप, कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर क्या चीज कहलाएगी? कॉलम मैट्रिक्स कि जिस मैट्रिक्स के अंदर एग्जैक्टली 1 कॉलम हो और कितनी भी रो हो जाए, वो क्या कहलाएगी? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऐसे लिख दूं क्या सीधे, m क्रॉस n इज अ कॉलम मैट्रिक्स इफ क्या हो जाए, n इज इक्वल टू 1, a matrix having exactly 1 column and any number of rows। मतलब क्या है कि exactly 1 column, रो पे कोई लिमिटेशन नहीं है, and any number of rows। शॉर्ट में लिखने के लिए कर दिया मैंने। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ कि a इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 क्रॉस 3 का ये कॉलम मैट्रिक्स, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, W नहीं है, ओमेगा है, ग्रीक लेटर है। अरे सॉरी, हाँ 3 क्रॉस 1 सही है, जाग रहे हो उसका मतलब। ऑर्डर कितना होगा हमेशा, m क्रॉस 1, ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्सेस m क्रॉस 1, जहां पर आपका m बिलोंग्स टू नेचुरल। कोई परेशानी नहीं है इसके अंदर। तीसरे पर आए, एक चीज होती है नल मैट्रिक्स, या फिर क्या कहेंगे उसको, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स तो खुद नाम से समझ में आ रहा है कि अगर उसे जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोला जा रहा है तो उसकी सारी एंट्री जीरो होंगी। A matrix whose all entries are zero is known as null matrix या जीरो मैट्रिक्स। दोबारा नाम लिखवाता चलूं भाई, अभी आप कार्डिनैलिटी में परेशान हो गए थे।
पहले दो दो नाम लिखवाते थे, ठीक है। तो एक बड़े से जीरो से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जीरो या ओ कैसे भी, कैसे डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाई, देखना भाई एक आपने ओ सा बना दिया यहाँ पर और यहाँ लिख दिया मैंने m क्रॉस n, इसका मतलब ये नल मैट्रिक्स से कितने ऑर्डर की, m क्रॉस n ऑर्डर की, ठीक है। और इसको सिंपली ओ भी लिख देते हैं वैसे, सिर्फ सिंपली ओ। ये जो चीज लिखी है ये m क्रॉस n इज नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। ऑर्डर पे डिपेंड करेगी बात कि कितनी एंट्री भरनी है। देखना एग्जाम्पल देखना इसका, कि अगर आपने ये भर दिया, कितना ऑर्डर है, इसको भी ओ बोल दिया, कितना ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, इसको भी ओ बोल दिया। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा वाला, इसलिए यहां पर छोटा सा क्या लगा देते हैं, ऑर्डर लगा देते हैं, जिससे पता चले कि ये नल मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की और ये किसकी है 3 क्रॉस 2 की। क्योंकि इसका ये नहीं है कि इसका आंसर 0 आ जाता है, अरेंजमेंट का कोई आंसर नहीं आता, अरेंजमेंट तो अरेंजमेंट की तरह बैठा रहता है ऐसे, वो चाहे आप कॉलम मैट्रिक्स में लगा दो, ये भी क्या हो जाएगी आपके पास नल मैट्रिक्स, नल भी है कॉलम भी है, नल मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं कि A इज इक्वल टू ए आई जे, शॉर्ट फॉर्म वाली तो लिखेंगे m क्रॉस n इज अ नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स इफ ए आई जे जो है टर्म कैसा हो जाए 0। कि भाई वो नल मैट्रिक्स तो तभी बनेगी जब उसके सारे एलिमेंट 0 बन जाएंगे। ए आई जे 0 बन जाए आई और जे की किस वैल्यू के लिए, हर वैल्यू के लिए। तो आगे क्या लिखेंगे, फॉर ईच आई, कि एक एक आई जे के लिए आपका ए आई जे अगर 0 बन गया, इसका मतलब A11 0, A12 0, A13 0, A21 0, सब 0 बने बैठे। ठीक है, 3 मैट्रिक्स पक्की लगते हैं यहाँ तक, आगे सुनना, लिख लिया ना ये। ठीक है, 4 नंबर पे आपके पास हेडिंग आ रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स। यही सबसे काम की चीज है। मैंने आपको दिखाई ना कि मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स कौन सी बोली, 3 क्रॉस 3, वो एक स्क्वायर टाइप की सी होती है। क्या है ना, पूरा डिटर्मिनेंट का चैप्टर स्क्वायर मैट्रिक्स पे है। स्क्वायर मैट्रिक्स की अपनी टाइप आएंगी 15, ठीक है। तो ये अपने आप में क्वेश्चन आपके पास जनरली स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपको पता है कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो होता है रो और कॉलम का, वो मैट्रिक्स है। किसी भी रेक्टेंगल को स्क्वायर कैसे बनाया जाता है, दोनों साइड बराबर कर दो। तो दोनों साइड बराबर करने का मतलब ये है कि जितनी रो थी उतने ही क्या हो गए, कॉलम हो गए। इसका मतलब A इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन में क्या हुआ, m इक्वल टू n हो गया है, m इक्वल टू n हो गया है, ये लिखना है। क्या है, अ मैट्रिक्स इन विच number of rows and number of columns are equal is known as square matrix। अभी तो शुरू करें, ठीक है, क्या कहलाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स।
बात का मतलब। देखना भाई कि ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, जनरल मैट्रिक्स का शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन। ये मैं कहने जा रहा हूं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कब? जब m की वैल्यू किसके बराबर हो जाए? n के बराबर। और जब आपको पता चल गया कि ये m क्रॉस n के बराबर है, तो आज से आप a को जब लिखोगे तो यहां पर ए आई जे लिखा आपने, तो ये क्यों m क्रॉस n का मजाक करोगे आप? क्या लिखोगे यहां पर? n क्रॉस n। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और फिर छोटा करना ही शुरू कर दिया अगर, तो अगर उन्होंने बोल दिया कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपको पता है कि रो और कॉलम का नंबर बराबर है, तो अब वो आपको रो का नंबर दे दें काफी रहेगा या कॉलम का नंबर दे दें काफी रहेगा। तो अब जो स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दिया, तो ऑर्डर n क्रॉस n की जगह सिर्फ बोलने लगते हैं ऑर्डर n, सिर्फ बोलने लगते हैं इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स बोला है तो आपको पता है रो और कॉलम बराबर है, और वो कितनी हो गई? n। n m में नहीं लिखते, जनरली n में लिखते हैं, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, और अगर उन्होंने स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लिखा, जैसे उन्होंने ऐसे लिख दिया A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, तो आपको पता है एक ऐसी मैट्रिक्स होगी स्क्वायर, या फिर अलग अलग तरीके से मैट्रिक्स ऑफ अंडरस्टूड। बातें समझना इसमें कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दिया, तो जब रो और कॉलम बराबर है तो n क्रॉस n बोलने का, बोलने तो अच्छा है, ठीक है, n बोल के निकल जाएंगे, कोई परेशानी नहीं। या फिर A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, अपने आप पता है एक ऐसी मैट्रिक्स है स्क्वायर। या फिर अगर सिर्फ इतना ही बोला, बिल्कुल ही काम चोरी पर आ गए, A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब आप सोच रहे हो ये रो का नंबर दिया है कि ये कॉलम का नंबर दिया है, तो सेल्फ अंडरस्टूड कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, उन्होंने ना स्क्वायर लिखा है ना n क्रॉस n लिखा है, सिर्फ एक ही नंबर दिया है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ऑर्डर n क्रॉस n होगा। इतनी बात है, परेशानी नहीं। ठीक है, ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई ए, ये भी चीज आ जाती है लिख के, जो कि आपको पता है कि किसके बराबर है। वो यहां पे हमेशा n क्रॉस n लगाते हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड। ठीक है, सिर्फ ये भी लिख दिया, सिर्फ ये लिख दिया कैपिटल लेटर से नाम, आपको स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर, इतनी बात में कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, कितने बजे तक क्लास है हमारी? कितने में शुरू होगी वो? कितने में शुरू होगी वो? 7:10 हुआ है टाइम, क्योंकि अब मैं बनाने जा रहा हूँ, मैट्रिक्स बनाने जा रहा हूँ, उसमें मुझे कई चीज़ समझानी है, कल बनानी पड़ेगी दोबारा, लेकिन चलो अगर अभी नहीं हो पाई बात पूरी तो हाँ बस बस ठीक है, आ जाओ भाई, बात समझना। अब रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका? देखो A इज इक्वल टू, अब हमने जब लिख लिया तो इंग्लिश छोड़ के हम स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, यहां लिख दिया मैंने, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है, तो इसके अंदर छोटी छोटी बात पकड़ के लाते हैं, इसी पे सारा खेल आपका इस पे चलेगा स्क्वायर मैट्रिक्स। देखना, ए मैट्रिक्स लिख रहा हूं, A11, A12, A13 से कहां तक जा रहे हैं हम? A1n तक। ठीक है,
A21 A22 A23 से कहाँ तक जा रहे हैं A21, ठीक है। बताओ जरा यहाँ पर एक सेकंड, A31 A32 A33 ये वाला लिख देता हूँ, ठीक है। और ये अब की बार जनरल मैट्रिक्स में तो ये लिखा था AM1, लेकिन अब तो M और N बराबर है, कितना हो जाएगा N1 N2 से लेकर कहां तक जाएगा NN तक। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, N स्क्वायर आएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ठीक है। अच्छा ये बना दिया, कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। इसके अंदर ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स बनकर आई, इसके अंदर जो खास बात निकल कर आती है आपके पास, वो आती है कि लेफ्ट टू इस पहले एलिमेंट से A11 से ANN तक एक लाइन बनाऊंगा मैं, एक लाइन जिसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल डायगोनल। यहां से आपकी बात बढ़ना शुरू हुई। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितनी डायगोनल होती हैं, 2 डायगोनल। स्क्वायर के अंदर एक डायगोनल ये और दूसरे डायगोनल वो, ये है प्रिंसिपल डायगोनल, इसका खेल ज्यादा है, ठीक है। ये लाइन कहलाएगी आपकी प्रिंसिपल डायगोनल लाइन। प्रिंसिपल मैं एक एक की डेफिनेशन लिखवाऊंगा, अभी मैं सिर्फ समझा के छोड़ रहा हूं। प्रिंसिपल डायगोनल लाइन, ठीक है। अब ध्यान देना जरा, जनरल एलिमेंट मैट्रिक्स का किस नाम से, AIJ। प्रिंसिपल डायगोनल पे 1 1 फिर 2 2 फिर 3 3 और फिर NN। इसका मतलब जो I किसके बराबर हो गया हो, J के बराबर। इसका मतलब जो अगर प्रिंसिपल डायगोनल लाइन का जनरल एलिमेंट लिखना है, वो कई सारे एलिमेंट है ना, तो उसे क्या लिखूंगा AII, ठीक है। इसका जो जनरल एलिमेंट होगा, जनरल एलिमेंट कितना होगा AII, एलिमेंट ऑफ द डायगोनल लाइन। कोई परेशानी तो नहीं इसके अंदर, अभी और बात समझना। प्रिंसिपल डायगोनल लाइन के पैरेलल ये लाइन जा रही है, पैरेलल ऊपर की तरफ ऐसे करके जा रही है, पैरेलल नीचे की तरफ भी जा रही है। तो प्रिंसिपल डायगोनल लाइन के जस्ट पैरेलल ऊपर वाली जो लाइन होगी, ये लाइन, इसके अंदर ये वाले एलिमेंट आएंगे। कौन सा एलिमेंट आएगा, वो आखिरी वाला जो वहां मैंने छोड़ दिया, एक सेकेंड, रो बढ़ रही है n तक पहुंची, ऊपर वाली रो कौन सी होगी, n-1 रो। कॉलम कौन सा है, AN-1 AN-1 क्या लिखा है, AN-1 छोटा सा लिख दिया, ठीक है। उधर लिखा है भाई जो वहां पर लिख दिया, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं। ये आगे ये जो लाइन होती है, जो प्रिंसिपल डायगोनल लाइन के पैरेलल और उसके जस्ट ऊपर कहलाती है सुपर डायगोनल। सुपर डायगोनल लाइन, सुपर डायगोनल लाइन ऊपर उसके। तो इसी तरीके से तो फिर एक नीचे भी आएगी लाइन, अगर पैरेलल ऊपर गए तो पैरेलल नीचे भी आएंगे। अब मुझे बस एक बात बता दो, ये एलिमेंट क्या होगा, AN-N-1, रो चल रही है n, लेकिन कॉलम n-1th कॉलम, AN-N-1। ये जो लाइन आएगी, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल लाइन के पैरेलल है, प्रिंसिपल डायगोनल लाइन के पैरेलल है लेकिन उसके नीचे है, वो कहलाएगी सब डायगोनल लाइन। सब डायगोनल लाइन, एक सुपर डायगोनल लाइन हुई, एक सब डायगोनल लाइन। जैसे एक सबसेट होता था और एक सुपर सेट होता था। और अगर आपको चाहिए कि नहीं सर इसके ऊपर वाली भी तो एक पैरेलल लाइन होगी, तो फिर वो सुपर डायगोनल लाइन, एक और सुपर लग जाएगा, और उसके ऊपर तो सुपर जरूरत नहीं है।
जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं। अच्छा, रो के ये आई की गिनती 1 से शुरू हो रही है, कहां तक जा रही है? कॉलम की गिनती 2 से लेकर n तक। एक बार इस लाइन पे जो एलिमेंट लाई करते हैं उनका फॉर्मेट क्या लिख दिया? आई आई, ठीक है। इस लाइन पे जो एलिमेंट लाई करते हैं उसका फॉर्मेट देखना, सुपर डायगोनल ए आई आई प्लस 1, ए आई आई प्लस 1, आई के साथ कितना यहां पर? आई प्लस 1, ठीक है। जहां पर ये आपको करना है कि आई की वैल्यू आपके पास 1 से शुरू होगी और कहां तक जाएगी? n-1 तक। अरे बहुत छोटा हो गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आई की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक जाएगी? n-1 तक। देखो ना, आई इसको माना है ना, आई वो तो अपने आप एक ज्यादा है, उससे एक ज्यादा है, तो आई की वैल्यू n-1 तक जा रही है। कुछ परेशानी लग रही बेटा इसमें? तो सुपर डायगोनल लाइन का मैं ये सबकी पूरा एक हेडिंग डलवा के प्रिंसिपल डायगोनल लाइन उसमें क्या क्या होता है सब लिखवाऊंगा, लेकिन आपको डायग्राम में भी दिखना चाहिए, वो भी बना के रखना, क्योंकि रिवीजन में आप ये करोगे ना कि डेफिनेशन थोड़ी पढ़ोगे बैठ बैठ के। हाँ भाई, ये है जरा, इसके अंदर आई कहां से शुरू हुआ और यहां पे क्या लगा हुआ है? 1। तो आई की वैल्यू मैं इसको लिख रहा हूं ए आई, और साथ में क्या आएगा यहां पर? i-1, ए आई आई-1 आया। आई की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है लेकिन? 2 से लेकर कहां तक जा रही है? n तक। पहले वाले को आई बोलोगे आप, ये नहीं आप सोचो कि अब की बार मैं इसको आई बोल दूं और इसको आई प्लस 1 रख लूं, नहीं। तो पहला सबस्क्रिप्ट का पहला लेटर है उसको आई, देखो उसी को वहां पर भी आई बोला था और इसी को यहां पर भी आई बोला, ठीक है। लेकिन इस केस में आई की वैल्यू कहां से कहां? 2 से लेकर n तक। कोई परेशानी तो नहीं इसका? अच्छा, अब ए आई जे की बात करूं मैं, इस लाइन के ऊपर आपको पता है जे की वैल्यू हर बार आई से एक ज्यादा है। अरे देख लो ना, जे जे होता है ना, जे ऐसे। और इस लाइन के ऊपर आई की वैल्यू जे से एक ज्यादा है ऐसा कि नहीं? तो वहां पर अगर देखा गया इस लाइन के ऊपर, तो बड़ा नंबर कौन है, आई या जे? देखो जे बड़ा है, इंप्लाइज दैट आई इज लेस देन जे। कोई परेशानी तो नहीं? अच्छा, इसको देखा गया अगर, तो आई इज ग्रेटर देन जे। अगर मैं और ऊपर गया तो आई और जे का डिफरेंस और बढ़ गया, इसका मतलब अभी भी कौन छोटा रहा? आई। आप कहीं भी चले जाओ, यहां चले जाओ, आई और जे में कौन बड़ा है? जे बड़ा है, आई छोटा है, ठीक है। यहां पे आ जाओ, आप और नीचे आ गए, आई और जे का डिफरेंस और बढ़ गया, कौन बड़ा चल रहा है? आई। इसका मतलब प्रिंसिपल डायगोनल लाइन के ऊपर के सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं कि उनके सबस्क्रिप्ट में जो आई जे आता है, आई हमेशा किससे छोटा रहता है? जे से। और प्रिंसिपल डायगोनल लाइन के नीचे ऐसा होता है कि आई किससे बड़ा रहता है? जे से। और डायगोनल लाइन पे क्या होता है? आई और जे बराबर। इसी चीज को मैं बना रहा हूं। डायगोनल चली गई, यहां पर आई क्या था? जे से छोटा, यहां पर क्या था? आई क्या था? जे से बड़ा। कोई परेशानी नहीं। इन्हें स्क्वायर मीटर लिख देते हैं भैया, और कहीं डायगोनल नहीं खींचेगी कि रेक्टेंगुलर एरे में खींच दो डायगोनल। इतनी बात में क्लैरिटी है? एक और बेसिक बता देता हूं मैं, चलो। अगर आपके पास एक स्क्वायर बना बैठा है और आपने डायगोनल बना के उसे 2 पार्ट में बांट दिया, तो ऊपर वाला पार्ट क्या शेप है?
और नीचे वाला पार्ट ट्राइंगल। तो इसको बोला जाता है अपर ट्राइंगल और इसको बोला जाता है लोअर ट्राइंगल। लिखवाऊंगा डेफिनेशन, नहीं लिखने की जरूरत नहीं, बस बता रहा हूं, आप समझ जाओ। अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल इस प्रिंसिपल डायगोनल, दूसरे डायगोनल से नहीं, इस प्रिंसिपल डायगोनल से। इतनी बात में तो कोई परेशानी नहीं है ट्राइंगल की। बाकी फिर हम लोग इसकी डेफिनेशन वगैरह, ठीक है, बता दिया, मुझे पॉइंट लिखवाना है एक एक करके कायदे से, वो नेक्स्ट टर्न पे मैं देखता हूं। उसके बाद फिर नॉन प्रिंसिपल डायगोनल लाइन पे भी, और आप थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लेना, नेक्स्ट टर्न पे देखते हैं। सब सही है, क्लैरिटी है इसके अंदर, कुछ गलत नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट टर्न पे देखते हैं।